कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज आपको इस वीडियो में अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताई जाने वाली है, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ध्यान पूर्वक सुने तथा समझें कि आखिरकार किन किन परिभाषाओं का इस वीडियो में जिक्र किया गया है और हमें किन किन को पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली परिभाषा है प्रतिध्वनि। इकोसिस्टम यानी ये प्रतिध्वनि क्या है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो ध्यान दें, प्रतिध्वनि होती क्या है। अक्सर हमने कभी कभी सुना है कि कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है, जैसे रामलीला है या अन्य कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर जो स्टेज में कलाकार यानी आर्टिस्ट लोग होते हैं वो कहते हैं अभी आवाज़ सही नहीं आ रही है, अभी इको सुनाई नहीं दे रही है, अभी वापसी नहीं आ रही है। इस प्रकार की बातें वो लोग किया करते हैं और हो सकता है आपने भी कभी ऐसा सुना हो। और ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे बड़ी तेजी से हम कहीं आवाज करते हैं तो वो आवाज थोड़ी देर बाद यानी कुछ हल्के समय अंतराल के, बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के बाद हमें वापस फिर से सुनाई देती है। वही जो वापस सुनाई देती है वही प्रतिध्वनि है। समझ गए आप लोग। तो प्रतिध्वनि क्या है, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, ये तो हम समझ गए कि प्रतिध्वनि क्या है। यानी कि जब कोई ऐसा हथौड़ा ही हमारे जमीन में बहुत तेजी से किसी ऐसी वस्तु के ऊपर खूब तेज आवाज निकले और कोई दूर मार रहा हो तो आपको प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। तो हमने ये ध्यान दिया कि प्रतिध्वनि हमने अपने दैनिक जीवन में तो सुनी, लेकिन इसको वास्तव में हम कैसे डिफाइन करें। तो वो ये है, ऐसे बोलिए कि जब ध्वनि किसी ध्वनि स्रोत से निकलकर, कहां से, कोई भी आपका सोर्स हो सकता है साउंड का, तो जब ध्वनि किसी ध्वनि स्रोत से निकलकर किसी पहाड़ी या किसी बड़ी दीवार से टकरा करके यानी वहां से परावर्तित होकर के हमें वापस सुनाई देती है, तो बस आप समझिए इसी को, यानी जो वापस सुनाई देती है उसी ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। देखिए, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। प्रतिध्वनि सुनाई तभी देगी जब ध्वनि स्रोत तथा परावर्तक तल के बीच कम से कम 16 से 17 मीटर का डिफरेंस हो, तभी, यानी जहां से ध्वनि निकले और जहां से परावर्तित होना हो उसके बीच की डिफरेंस मिनिमम 16.6 मीटर होनी चाहिए, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और इससे ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्वनि उच्च आवृत्ति की होनी चाहिए। और देखिए, जिससे टकरा के वापस आना है वो कोई छोटा सा पार्ट ना हो, वो परावर्तक तल थोड़ा बड़े क्षेत्रफल का होना चाहिए, तभी वो ध्वनि वापस वहां से आकर के टकरा के हमको सुनाई देगी। इस प्रकार से हम अपनी प्रतिध्वनि की व्याख्या करते हैं। अब आप और आगे देखिए, आवर्ती गति क्या है। आप समझते हो, आवर्ती गति को हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको फिर से इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आवर्ती गति क्या है। कि जब कोई पिंड किसी एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय में, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय में बार बार अपनी गति को दोहराता है, जब कोई पिंड एक निश्चित समय में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो समझिए कि फिर पिंड की इस गति को हम क्या कहेंगे? आवर्ती गति कहते हैं। यानी जब कोई पिंड किसी निश्चित समय में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को वो भी दोहराए, तो समझ लीजिए कि उसकी इस गति को हम क्या कहेंगे? आवर्ती गति कहते हैं। कौन सी गति? आवर्ती गति। अब ध्यान दें, ये काल्पनिक अथवा दोलनी गति क्या होती है? काल्पनिक अथवा
दोलनी गति क्या होती है, इसके भी बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि एक कंपनिक अथवा दोलनी गति क्या होती है। इसके लिए एक आपको पहले भी वीडियो भेजा जा चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग इसको दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान से सुने कि इसमें क्या है। यानी कंपनिक अथवा दोलनी गति में क्या है कि जब कोई पिंड एक आवर्ती गति में, जब कोई पिंड किसी आवर्ती गति में एक निश्चित पथ पर और अब देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है, उसमें हमें एक निश्चित बिंदु बोलने की जरूरत नहीं है। आवर्ती गति में हमें बिंदु की आवश्यकता नहीं है। आवर्ती गति की परिभाषा यह है कि जब कोई पिंड एक निश्चित पथ में एक निश्चित समय में बार बार अपनी गति को दोहराता है तो फिर उसकी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो ये भी आवर्ती गति है। घड़ी की सुइयां, घड़ी के उसको घड़ी के पैर जो आपका है बना हुआ पैडल उसका चक्कर लगा रही है, वो भी आवर्ती गति है। एक निश्चित समय है, एक निश्चित पथ है और बार बार अपनी गति को दोहरा रही है, ये सब आवर्ती गति है। लेकिन अगर हम कह दें कि ये दोलनी गति है तो ये दोलनी गति नहीं है। दोलनी गति या कंपनिक गति के लिए एक निश्चित बिंदु होना चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं साम्य स्थिति। कौन सी स्थिति? यानी वह निश्चित बिंदु जिसके इधर उधर कंपन या दोलन होते हैं, उस बिंदु को तो हम कहते हैं साम्य स्थिति। और ये कंपनिक अथवा दोलनी गति क्या है कि जब कोई पिंड किसी आवर्ती गति में, यानी गति आवर्ती जैसी हो और उसी गति में किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, तो आप समझिए कि फिर उस गति को हम, और सारी शर्तें आवर्ती गति ही वाली रहेंगी, यानी निश्चित पथ होगा, निश्चित समय होगा, लेकिन एक बिंदु भी निश्चित होगा। उस बिंदु के जब इधर उधर गति करेंगी तो इस गति को हम कंपनिक अथवा दोलनी गति कहेंगे। और अगर बिंदु नहीं है तो फिर वो आवर्ती गति है, और अगर बिंदु के इधर उधर है तो फिर कंपनिक गति अथवा दोलनी गति है। ध्यान से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आवर्त काल तो आप समझते हो कि कोई भी पिंड अपना एक दोलन पूरा होने में या अपना एक चक्कर पूरा होने में, या हम कहते हैं अपना एक कंपन पूरा होने में जितना समय लेता है या जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त काल। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? टी से। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। ध्यान रखिएगा। आवृत्ति इसी का जस्ट अपोजिट। आवर्त काल में हमने बोला कि कोई वस्तु अपना एक कंपन या एक दोलन या एक चक्कर जितने समय में पूरा कर ले उसे हम उसका आवर्त काल कहते हैं, या दोलन काल कहते हैं, या कंपन काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब आवृत्ति में जस्ट अपोजिट, यानी कोई पिंड एक सेकंड में जितने दोलन करता है, कोई पिंड एक सेकंड में जितने दोलन करता है उसे उस पिंड का या उसे उस पिंड की आवृत्ति कहते हैं, या उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। यानी कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन करती, मान लो एक सेकंड में वो 10 दोलन करती है, यानी 10 बार अपना साम्य स्थिति के इधर उधर चक्कर पूरा करती है, तो समझिए उसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। कितने हर्ट्ज है? 10 हर्ट्ज। तो हमें इस प्रकार से भी ध्यान रखना है। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। और यह आवर्त काल की अपोजिट यानी 1/T, और इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। इसको ऐसे प्रदर्शित भी करते हैं, ऐसे जेड से, वैसे तो हर्ट्ज है। और साम्य स्थिति तो अभी अभी आपने पढ़ा ही है कि वह निश्चित बिंदु जिसके इधर उधर कौन सी गति होती है? कंपनिक या दोलनी गति होती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? साम्य स्थिति कहते हैं। विस्थापन आप समझ ही जाओगे कि जैसे हम कह दें ये कोई यहाँ ऐसे दोलनी गति हो रही है और ये है इसकी साम्य स्थिति। अब मान लो किसी क्षण साम्य स्थिति से ये दूरी है उस पिंड की, तो यही क्या होगा? उसका विस्थापन होगा। यानी साम्य स्थिति से किसी भी क्षण
उस वस्तु की जो दूरी है नापी जाएगी, बस वो क्या है, विस्थापन ही है। आप कहोगे आयाम क्या है सर, तो एक ओर का जितना अधिकतम विस्थापन, मान लो यहाँ तक जा सकता है वो पिंड, यहाँ तक, तो फिर अब आप समझिए कि ये जो यहाँ से लेकर यानी साम्य स्थिति से लेकर ये अधिकतम जो विस्थापन होगा एक तरफ का उसे क्या कहेंगे हम, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। और भी ध्यान रखिए, ये दोलन कला क्या है, दोलन कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी दोलन करने वाली या कंपन करने वाली, दोलन करने वाली या कंपन करने वाली वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, दोलन करने वाली या कंपन करने वाली वस्तु के विस्थापन, दोलन करने वाली या कंपन करने वाली वस्तु के विस्थापन एवं गति की दिशा, दोनों चीजें, विस्थापन एवं गति की दिशा को जो व्यक्त करने वाली राशि है उसी को हम दोलन कला या कला कहते हैं। अब एक नया एक टॉपिक आ गया जिसका नाम है, अभी तक तो आवर्ती थी, अब इसका नाम है सरल आवर्त गति। ये एक नई आपकी हेडिंग। तो ये सरल आवर्त गति क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यानी अब तक जैसे हमने जो भी पढ़ा वो स्थितियां दूसरी थी, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरल आवर्त गति को। तो ध्यान दें, जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर, बात यहाँ भी साम्य स्थिति की होगी लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होता है, यानी जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार से गति करता है, जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि उस पर जो उत्पन्न त्वरण है वो सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, यानी उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है वह सदैव किसके, जो भी विस्थापन उत्पन्न हो रहा है उसके अनुक्रमानुपाती हो, और इस त्वरण की दिशा सदैव कहाँ की ओर दिष्ट हो, कहाँ की ओर हो, साम्य स्थिति की ओर हो, तब समझना कि इस गति का नाम सरल आवर्त गति है। तो सरल आवर्त गति की परिभाषा क्या बताओगे, जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक सरल रेखा में, कैसी रेखा में, एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करे कि उसमें उत्पन्न त्वरण सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो। और दूसरी बात, विस्थापन के तो अनुक्रमानुपाती हो ही, साथ ही साथ जो उत्पन्न त्वरण है उसकी दिशा कहाँ की ओर दिष्ट हो, उसकी दिशा दिष्ट हो आपके साम्य स्थिति की ओर, तब हम इस गति को क्या बोलेंगे, सरल आवर्त गति। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तरंग चाल क्या है, अरे इतना तो समझते हो कि तरंग द्वारा यानी तरंग की चाल यानी तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, भाई चाल बराबर दूरी बटे समय। तो तरंग चाल क्या है, तरंग द्वारा कैसे समय में, एकांक समय में या प्रति सेकंड चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग चाल कहते हैं। क्या बोलेंगे, तरंग चाल की परिभाषा कि तरंग द्वारा एक सेकंड में या एकांक समय बोल दीजिए या एक सेकंड में जो तय की गई दूरी है, बस इसी के जो, अगर एक सेकंड बोलेंगे तो फिर वो अपने आप हो गई कि तरंग द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। चलिए अब हम इसके मात्रक पर भी चर्चा कर लें। जब चाल है तो समझते हो दूरी बटे समय, यानी इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब मेन बात आती है ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा की, तरंग दैर्ध्य लैम्डा। आखिरकार ये तरंग दैर्ध्य, कुछ लोग लैम्डा कुछ लोग लैम्डा, तो जैसा भी आप अपना, तो ये क्या है आखिरकार तरंग दैर्ध्य लैम्डा। अक्सर हम लोग सुनते हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, लेकिन ये है क्या। तो ध्यान दें, चाहे जैसा माध्यम हो,
हमें माध्यम की क्वालिटी से मतलब नहीं है। माध्यम का कोई भी कण, माध्यम का कोई भी कण हो, उसके एक कंपन के समय में, माध्यम के किसी भी कण के एक कंपन में जितना समय लगता है, एक कंपन में, ध्यान रखना, माध्यम के किसी भी कण के एक कंपन के समय में तरंग द्वारा जितनी दूरी तय की जाए, वो कंपन कितने समय में हो रहा है इससे मतलब नहीं। माध्यम के किसी भी कण के एक कंपन को पूरा होने में जितना समय लगता है, उतने में जो दूरी चली जाए, बस उसी दूरी को तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? माध्यम के किसी भी कण के एक कंपन के पूरा होने में जितना समय लगता है, उस समय में तरंग द्वारा जो दूरी चली जाएगी उसे हम तरंग दैर्घ्य कहेंगे। क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित कर देंगे और इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। तो ध्यान दें, आज आपको इसमें अत्यंत, हम यही कहेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परिभाषाएं हैं, जिनका हमने लिखित प्रारूप आपके पास भेज दिया है। ये हम आपको एक तरह से समझाने का पार्ट था, जो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और अधिक से अधिक इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और आपको बेल आइकॉन भी दबाना है। तो ये सारी बातें आपको करनी है जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और उनको शेयर करिए, तभी तो उन लोगों के पास पहुंचेगा और आप सभी लोग इस वीडियो का लाभ लें। फिर इसके आगे अब आपको इस चैप्टर में केवल एक ही डेरिवेशन बताना है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको कल मिलेगा, जिसमें आपको ये प्रूव करके दिखाया जाएगा कि v बराबर एन लैम्डा कैसे आता है, यानी तरंग की चाल v बराबर आवृत्ति n गुणते तरंग दैर्घ्य हमें कैसे प्राप्त होती है। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको विधिवत तैयार करें।